एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ईवीएस बुक के चैप्टर सेकंड को, यानी फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आज हम उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन एस्पायरेंट्स के लिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ईवीएस सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, और ज़रूरत हो तो इसके जो है नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको आगे उसे रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें बैलेंस डाइट। तो बेसिकली अगर हम एक वर्ड को कैच करें, बैलेंस, यानी बैलेंस होता क्या है? तो बैलेंस का मीनिंग होता है संतुलन। संतुलन मतलब किसी चीज़ में संतुलन बिठाना, ना मतलब कोई भी चीज़ ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा। जितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ क्या है, संतुलित रहे। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो ये क्या होता है, संतुलित आहार, यानी ऐसा आहार जिसमें सब संतुलित हो। मतलब हमारी बॉडी को जिस जिस चीज़ की जितने अमाउंट में ज़रूरत होती है, हम सिर्फ उतना ही जो है अपनी डाइट में लें, हम अपने खाने में लें। ओके, तो यानी कि डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फाइबर और रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट। ओके, तो मतलब हमें जितना भी फाइबर लेते हैं या फिर हम जितना भी रफेज लेते हैं, रफेज फूड, वो तो ये जो है मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतना ही अमाउंट उसका होना चाहिए। तो हाउ डू वी ईट फूड? अब बैलेंस डाइट हम लेते तो हैं, लेकिन हम उसको किस तरीके से खाते हैं तो वो एक बात होती है। तो या तो हम खाने को कुक्ड, मतलब या तो हम खाने को कुक करके खाते हैं या फिर हम उसे अनकुक करके खाते हैं, मतलब हम उसे कच्चा ही खाते हैं। जैसे कि अगर हम कुकिंग की बात करें तो हम राइस, चपाती और वेजिटेबल्स और जितनी भी चीज़ें हम कुक करके खाते हैं वो सब, और कुछ होती हैं अनकुक्ड। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम किसी भी खाने को सीधे सीधे सीढ़ी की तरह, मतलब बल्क में जो है अपने स्टमक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं जिनसे हम उसे मतलब अपनी बॉडी के सुटेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले, नॉट डायरेक्टली टेकन अप बाय आवर बॉडी, हैव सेट्स ऑफ ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि परफॉर्मेंस होती है उनकी अलग अलग, जो कि हमारी बॉडी में फूड को हमारी बॉडी के लिए सुटेबल बनाया जाता है। तो वी च्यू फूड विद आवर टीथ। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आती है वो होती है च्यूइंग की, यानी चबाने की, खाने को चबाने की। तो हम चबाते किससे हैं? अपने टीथ से, अपने दांतों से। तो हमारे जो टीथ होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी टीथ, और या फिर हम कह सकते हैं उन्हें मिल्क टीथ, और सेकंड होता है परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ यानी मिल्क टीथ, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत, तो ये जो है जो बच्चे के लगभग जन्म से 12 वर्ष की आयु तक बच्चे के जो है मुंह में होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ जो है अगर हम बात करें संख्या की, तो ये लगभग 20 होते हैं संख्या में, जो एक बच्चे की जो मुंह में जो है टीथ की जो नंबर्स होती है वो। और फिर ये क्या है, धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु में इनका जो है टूटना प्रारंभ हो जाता है, और ये टूटने के बाद में जो दोबारा से जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 32, मतलब नंबर में 32 इनकी संख्या होती है, तो जो कि एडल्ट्स के मानी जाती है। अब हम चलते हैं आगे। तो अगर हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें तो टीथ के जो मेन जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्राउन और सेकंड है रूट। तो रूट क्या होता है? जब कोई चीज़ दूसरी अनदर चीज़ को जो है बेस या फिर होल्डिंग प्रोवाइड करती है या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको हम कहते हैं रूट, यानी उसकी जड़। और क्राउन हो गया जो टीथ का अपर वाला पार्ट होता है। तो क्राउन की अगर हम बात करते हैं, जो टीथ का जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो होती है इनेमल, और ये बॉडी के सबसे हार्डेस्ट ऑर्गन में से एक है, सबसे हार्डेस्ट लेयर में से एक होती है। और
फिर अगर हम बात करें पल्प चैम्बर की, तो हमारे जो टीथ होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज़ ठंडा या गर्म खाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे जो जिनको हम मसूड़े कहते हैं, उनसे वो टच होते हैं। तो उनसे टच होने के कारण हमें सेंसेशंस होती हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है या फिर ज़्यादा ठंडी है तो उसके सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर क्योंकि यहाँ पे जो होती हैं नर्व्स होती हैं और नर्व्स ही सेंसेशन क्रिएट करती हैं और वही हमारे पूरे एंटायर टूथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और फिर कुछ और अदर पार्ट्स होते हैं, यानी पेरियोडोंटल लिगामेंट और सीमेंटम, रूट कैनाल, तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ओके, तो और जो इनेमल होता है वो डेड होता है, मतलब उसकी जो एनिमल के ऊपर जो लेयर होती है वो डेड होती है, उसकी जो इनर लेयर्स होती है वो वहाँ पे थोड़े बहुत सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं। और कैविटी हमेशा इनेमल को, मतलब जो कैविटी लगती है हमारे टूथ में वो इनेमल को जो है डिकेंट कर देती है, डिकेंटेशन कर देती है। ओके, तो वहाँ पे कैविटी लगती है। अब आगे आता है इसमें कि हमारे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा टीथ के पार्ट्स कितने हैं और टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। तो सबसे जो फ्रंट में होता है वो होता है इंसीजर्स, और फिर उसके बराबर में जो होते हैं वो होते हैं कैनाइन, जो मतलब जो इस शेप में जो टीथ होता है लगभग वो, और फिर उसके बाद आता है प्रीमोलर, और फिर उसके बाद आता है मोलर। प्रीमोलर जो है वो ना पूरी तरीके से दाढ़ होती है और पूरी तरीके से ना ही वो इस स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, और मोलर जो है जिसे हम कहते हैं जो मेन जो दाढ़ जो होती है हमारे मुंह में वो। तो ये नंबर ऑफ कितने होते हैं इसके, जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें 32 होते हैं, और 32 होते हैं या 32 से कम होते हैं, 32 से ये ज़्यादा नहीं होते। तो अगर हम इसके किसी अपर हाफ या फिर लोअर हाफ के नंबर पे बात करें तो ये लगभग, अगर हम इसकी रेशियो की बात करते हैं तो ये लगभग जो है तो ये लगभग कितने होते हैं, इंसीजर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, और कैनाइन यानी 1 होता है, और प्रीमोलर जो है वो 2 होते हैं, और ये 3। ये ध्यान रखना, ये अपर हाफ का फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अपर हाफ को कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 16, और फिर लोअर हाफ के कैलकुलेट करने के बाद 16 + 16 कितना हो गया 32। तो इस तरीके से हमारे माउथ में जो है टीथ का जो डिवीज़न होता है। अगर हम इनकी फंक्शन की बात करते हैं कि इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर का जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो इंसीजर जो होते हैं वो फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं हम इंसीजर्स। तो इनका यूज़ किस लिए होता है, फूड को कट करने के लिए, और हमारे जो है जबड़े में हमारा जो जॉ होता है उसमें 4 इंसीजर्स होते हैं, यानी जो है लगभग जो है 8 इंसीजर्स होते हैं, लगभग 4 ऊपर और 4 नीचे। ओके, और कैनाइन्स जो होते हैं वो किसी भी खाने को, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको फाड़ने का काम आता है। हम जब भी गन्ना खाते हैं तो हम हमेशा गन्ना इन वाले टीथ से खाते हैं, ना कि जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनसे, क्योंकि हमें उसे टीयर अप करना होता है इस वजह से। और हमारे जो है 2 कैनाइन्स होते हैं हर एक जॉ में, यानी एक इधर होगा और एक कैनाइन जो है वो इधर होगा, और यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे 4 कैनाइन्स हो गए पूरे हमारे माउथ में। और जो है इंसीजर्स के अलावा जो कार्निवोर एनिमल होते हैं, यानी उनके जो एनिमल्स क्या खाते हैं, मेनली मीट खाते हैं, मीट ईटर्स होते हैं एनिमल, उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बड़े होते हैं और शार्पर होते हैं, क्योंकि उन्हें मीट को टीयर अप करना होता है। और आपने देखा होगा जैसे भी जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लायन हुआ, चीता, टाइगर, तो इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अब आगे आता है प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स बेसिकली वो किसी भी फूड को ग्राइंड करने के लिए जो काम आते हैं, और जो है 4 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे हर एक जॉ में, यानी 2 इधर 2 इधर, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे जो है 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 8 हो गए। ओके, अब आगे आता है मोलर। तो
मोलर जो होते हैं वो बेसिकली वो उनका भी फंक्शन यही होता है कि वो ग्राइंड करते हैं फूड को, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं प्री मोलर से। तो अब इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है प्री मोलर से, और ये थोड़े से बड़े भी होते हैं। और ये लगभग जो है जो अकल डार्ट जिसे कहते हैं वो कुछ टाइम बाद ग्रो होती है। जब हमारी प्यूबर्टी एज के बाद में एडल्ट शुरू होती है हमारी, उसमें ये ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। जो प्री मोलर के बाकी के मोलर के जो बाकी ये जो 4 टीथ होते हैं वो। अब आगे आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अपनी डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है वो क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आता है माउथ। तो माउथ जो बेसिकली होता है, जब भी हम फूड को लेते हैं तो हम उसे टीथ की हेल्प से च्युइंग करते हैं, हम उसे चबाते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे जो बॉडी में डाइजेशन का जो काम करते हैं ऑर्गन्स, तो उस सिस्टम को कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से होती है और एंड होता है वो एनस पे होता है, और इस होल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से। हम किसी भी चीज़ को फूड को हम च्युइंग करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, टीथ की हेल्प से। और हमारे माउथ में क्या क्या होता है, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो टीथ का फंक्शन क्या है, फूड को च्युइंग करना, फूड को चबाना। अब फूड को तो हमने च्युइंग किया किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से, जो कि जो फूड है उसको पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब हमारे माउथ में 2 अदर पार्ट्स भी होते हैं, तो जो होते हैं एक तो टंग, और टंग के अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है वो सीक्रेट होता है, जो कि हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो टंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फूड को टेस्ट करने के लिए। अब फूड जितना ज़्यादा टेस्टी होगा उतना ही सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से जो फूड है उसे आगे फर्दर पास आउट में कोई दिक्कत नहीं होती है। और फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लुगदी जैसी एक आकार में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद वाली जो प्रोसेस आती है वो होती है ईसोफेगस की, मतलब खाने को निगलने की जो प्रक्रिया होती है वो इसके बाद शुरू हो जाती है। अब हम जब भी खाना खाते हैं तो वो अचानक से तो पहुंचता नहीं है हमारे पेट में कि हमने निगला और जितना था हमारे माउथ में वो एक साथ पहुंच गया, वो पार्ट्स में पहुंचता है। तो वो किसकी वजह से पहुंचता है, जो हमारी फूड पाइप होती है उसके थ्रू पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, जो शो करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस को। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से जो फूड है, चबाया हुआ खाना है जिसे हमने निगला है, वो आगे की तरफ पास आउट होता है स्टमक में जाने के लिए। तो अब ये जो ईसोफेगस है, बेसिकली यहाँ पे कुछ म्यूकस लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करती हैं फूड के द्वारा किसी भी तरीके का हार्म ना हो उससे। तो चलते हैं, इसके बाद फूड कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। तो स्टमक कैसे शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एंड फिर उसके बाद में जो स्टमक होता है वहाँ पर कुछ प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारे जो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड में जितने भी जर्म्स होते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, उनको वो किल कर देता है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को। तो अब वहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह भी सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है क्या है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और बेसिकली फूड की जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहाँ पे जो है हमारे स्टमक के बाद में फूड जाता है किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये सबसे लंबा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7 मीटर की। तो फूड कहाँ पहुँचा, स्टमक के बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो बेसिकली वहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। मतलब हमारे फूड में जितने भी मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं और लिक्विड मटेरियल होता है, उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। किसकी हेल्प से? वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं विलाई। तो कुछ वेसल्स होती हैं स्पेशल टाइप की, जिनकी हेल्प से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ये फूड जो है पहुँचता है। तो वहाँ पर जो है फर्दर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब लाइक वाटर की, और फूड में जैसे थोड़ा बहुत मिनरल्स वगैरह रह जाते हैं, उनकी ऑब्जॉर्प्शन वहाँ पे शुरू होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे स्मॉल को लार्ज क्यों नहीं कह रहे और लार्ज को स्मॉल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो नाम रखा गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डायमीटर होता है ना, मतलब नैरो, कि वो कितनी पतली है, ओके, उसके बेस पे रखा गया है, ना कि उसके लेंथ के बेस पे। तो इसी कारण जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर की होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो जो जितनी उसकी चौड़ाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर्स होते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में मतलब जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एब्जॉर्प्शन तो हो रही है, लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में जो है कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अदर मिनरल्स, उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो लिवर, जो हमारा लिवर होता है, और पेनक्रियाज होता है एक और ऑर्गन, तो ये कनेक्टेड होते हैं हमारे किससे? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ पर ये कुछ एंजाइम्स और जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिनकी हेल्प से जो है प्रोटीन और फैट एंड अदर मिनरल्स डाइजेस्ट होते हैं। ओके, तो अब जो हम कहाँ थे? हम लार्ज इंटेस्टाइन पे थे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है पूरी तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर फर्दर कहाँ फूड जाता है? जो वेस्ट जो बचता है वो जाता है हमारे रेक्टम में। फिर उसके बाद हम उसे एनस के थ्रू हम उसे फ्लश आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और नाम दिख रहा होगा, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स बेसिकली एक जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक अदर ऑर्गन होता है। बेसिकली ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओनली प्लांट ईटर्स होते हैं, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑर्गन होता था। लेकिन अभी जो एनिमल है वो खास करके ह्यूमन बीइंग, तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट बेस्ड पे और एनिमल बेस्ड डाइट पे। तो ये जो ऑर्गन है इसका अब इतना यूज़ रहा नहीं है बॉडी में। तो अब आगे आता है फूड की प्रिजर्वेशन। अब हम फूड लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि हम फूड को कैसा लें, ठीक है? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हम हर एक तरह का फूड नहीं खा सकते, मतलब सड़ा गला खाना हम नहीं खा सकते, ज़्यादा टाइम का रखा हुआ हम नहीं खा सकते। और कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सम वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग एंड कैनिंग और बॉइलिंग। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ जो है वेज होते हैं किसके? फूड को प्रिजर्व करने के। या तो उसे सुखा कर रखा जाएगा, या फिर उसे सुखा कर रखेंगे तो मॉइस्चर का उस पर अटैक नहीं होगा और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, जो कि उसके स्पॉइलिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आगे है इसमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो हेल्दी है या नहीं, और हम उसे किस तरीके से खा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसे पूरी तरीके से धो करके खाएं। हमारे हैंड्स क्लीन होने चाहिए, हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए, और जो है वो जो फूड है वो
प्रॉपरली, या तो अगर कुक्ड करके खा रहे हैं तो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। तो ये कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं जो कि हमारी हेल्दी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आगे आता है फूड हैबिट्स इन एनिमल्स। तो प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल जो है वो किस तरीके का जो है फूड हैबिट शो करता है। तो या तो वो हर्बीवोर होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि काओ, गोट, शीप, तो ये प्लांट ईटर्स हो गए। और कुछ होते हैं कार्निवोर जो सिर्फ मीट ईटर्स होते हैं। ओके, और जैसे कि टाइगर, लायन और चीता, वॉल्फ, ये सब क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। अब आगे आता है ओमनिवोर, यानी मीट और प्लस मतलब प्लांट ईटर्स, मतलब मीट भी खा सकते हैं और प्लांट भी खा सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम, ठीक है, ह्यूमंस भी उसी का एग्जांपल है, किसका, ओमनिवोर का। और डॉग, कैट, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, ओमनिवोर के हो गए। ये कुछ फूड हैबिट्स होती हैं। अब आगे आता है वाटर, ठीक है। तो इसी चैप्टर का पार्ट था वाटर। हम वाटर का बहुत यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अर्थ पे कितने परसेंट ऑफ अमाउंट वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर सबसे पहले अगर हम देखें तो वाटर कैसा रिसोर्स होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब हम उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इतना भी रिन्यूएबल नहीं होता क्योंकि उसे बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हम उसे फिक्स अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए। ओके, तो लगभग हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 3/4 भाग पानी से ढकी हुई है। तो जिसमें से पानी कहाँ कहाँ है, ओशंस में यानी महासागर जितने भी हैं, सी यानी समुद्रों में, लेक यानी झीलों में, और रिवर्स में, आइस यानी फ्रोजन फॉर्म में है, स्नो तो जितनी भी बर्फ़ वगैरह गिरती है उसमें, और ग्राउंड वाटर में, और अदर वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड हुआ, कैनाल्स हुई। तो ऐसी ये कुछ वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर क्या है, पानी प्रेजेंट है। तो 3/4 सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मान लीजिए कोई लैंड मास है, उसके 3 भागों में पानी भर दिया जाए और चौथे भाग में हम रह रहे हों। लेकिन अगर हम इसका रेशियो देखें तो फ्रेश वाटर जो है वो लगभग सिर्फ 33% ही है हमारे किस पे, अर्थ पे। तो जो है फ्रोज़न अगर हम अदर रेशियो की बात करते हैं तो फ्रोज़न आइस और ग्लेशियर्स में जो वाटर है तो वो लगभग 72% है। और ग्राउंड वाटर में और जो सॉइल में जो हम डिग आउट करके हम नल वगैरह के थ्रू, समरसेबल के थ्रू जो पानी निकालते हैं, तो वहाँ पर जो पानी प्रेजेंट है वो लगभग 22.4% है। और रिवर, लेक्स, स्ट्रीम एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ वाटर के अमाउंट है, वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर लगभग 0.36% के अमाउंट में पानी मिलता है, और गैसियस और वेपर फॉर्म में पानी मिलता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। अगर इनका पूरे का रेशियो कैलकुलेट करके निकाला जाता है तो बस 0.01% ही पानी ऐसा है जो कि हमारे पीने योग्य है। क्योंकि अगर हम हर जगह से ग्राउंड वाटर से पानी को नहीं ले सकते, हर रिवर का पानी नहीं पी सकते, हर लेक का पानी नहीं पी सकते, और हम फ्रोज़न आइस और ओशन का पानी, इसका तो वाटर हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। और गैसियस और वेपर फॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम उसको कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो लगभग इतने परसेंट जो है 0.1% जो वाटर है वो हमारे यूजेबल वाटर है, मतलब हम उसको अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसको इनटेक कर सकते हैं फॉर कुकिंग, और चाहे हम उस पानी को पीने के पर्पज़ से यूज़ करें तो वो एक बात होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें शेल्टर। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम शेल्टर की डेफिनेशन की बात करें, रेफर्स टू हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो किसी भी जानवर के रहने की जगह या फिर मनुष्यों के रहने की जगह को हम क्या कह देते हैं, शेल्टर कह देते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें तो शेल्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि बस शेल्टर, ओके, बॉम्ब शेल्टर, बैंड शेल्टर्स, और हाउसेस, टेंट्स, हाउस बोट्स, नट्स एंड केव्स। ओके, हट, ओके, ये हट है।
तो ये कुछ शेल्टर्स होते हैं ह्यूमन के केस में। तो शेल्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब अच्छा और बुरा शेल्टर क्या होता है बेसिकली। तो जो अच्छे शेल्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो सबसे पहले एक तो वो क्लीन होना चाहिए और एक वो टाइडी होना चाहिए, और सेकंड होती है एयरी होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उसमें दम घुट के तुम मर जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे है वेल लिट। ओके, एंड फोर्थ है सेफ होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो चाहे वो लिविंग बीइंग हो, किसी का भी उस पर हार्म ना पहुँचे, कोई भी उसे हार्म ना कर पाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, गुड शेल्टर की। तो ये आपका सेकंड चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि ये जो EVS का जो क्रैश कोर्स है तो सभी को ये चीज़ पढ़ने का मौका मिले। ओके, थैंक यू।